डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम आपको लास्ट वीडियो में एवरेज स्पीड तक स्टडी करा चुके हैं, तो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि जितना भी हमने आपको पढ़ाया उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी कर लेते हैं। जैसे एवरेज स्पीड पे न्यूमेरिकल कैसे हो सकते हैं, तो देखिए पहला न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। यूनिफॉर्म स्पीड का मीनिंग आप समझते होंगे। यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है कि वो एक स्पीड के ही साथ मूव करता है, यानी 40 से कभी उसकी स्पीड कम या ज्यादा नहीं होती है। तो 30 किलोमीटर तक उसकी स्पीड कितनी होती है? 40 किलोमीटर पर आवर। एंड नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर होता है वो कितनी स्पीड से ट्रेवल करता है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे पूछा है फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अब आप देखिए बेटा, पहले डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर, और दूसरी डिस्टेंस भी कितनी है? 30 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस सेम है। अगर आपको पता हो तो मैंने आपको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताया। एवरेज स्पीड इक्वल, अगर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं तो एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये आता है। लेकिन बेटा आप ये देखिए यहां पर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना आपके पास? 30 और 30 और स्पीड कितनी है आपके पास? 20, और स्पीड कितनी है आपके पास? 40। तो हम एक काम कर सकते हैं, एवरेज स्पीड को लिख सकते हैं AVG इक्वल S1 प्लस S2 अपॉन में T1 प्लस T2। S1 कितना आपके पास? 30, S2 कितना आपके पास? 30, और अपॉन में टाइम कितना है? अब आप देखिए इस 30 किलोमीटर डिस्टेंस को इतनी स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम लिख लेते हैं T1 प्लस T2, और T1 निकाल लेते हैं। T1 कितना आएगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 30, और स्पीड कितनी है आपके पास? स्पीड है 40। इसी तरीके से T2 निकाल सकते हैं। T2 क्या निकालें? डिस्टेंस कितनी है आपके पास? 30 ही है, और स्पीड कितनी है आपके पास? 20, यानी ये आपके पास आ गया। अगर आप देखें तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। VAVG इक्वल कितना आ जाएगा? 30 प्लस 30 अपॉन में T1 कितना आपके पास? 30 अपॉन 40 प्लस 30 अपॉन 20, ये आपके पास आ गया। अगर आप देखें तो दोनों कैंसिल आउट होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा? इनको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 इंटू, ये कितना आएगा आपके पास? अपॉन में 30 और 60, और इंटू में कितना आ जाएगा? 40 इंटू 20, एलसीएम लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 30, 60 से 60 कैंसिल और ये कैंसिल, तो आपके पास एवरेज स्पीड जो आएगी वो कितनी आएगी? 42 80/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन बेटा अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को इतना बड़ा ना करके हमें टाइम निकालने की जरूरत नहीं करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि हमने आपको एक चीज बताई थी, अगर डिस्टेंस बराबर होती है, डिस्टेंस अगर बराबर होती है तो आप वीडियो लेक्चर में देखिए, हमने आपको लिखवाया है VAVG इक्वल 2V1V2 अपॉन में V1 प्लस V2, ये फॉर्मूला लिखवाया है। तो आप इसको ना यूज करके, मैंने इसलिए इसको बताया कि आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। लेकिन जब हमने आपको कंडीशन लिखवाई है कि दोनों का डिस्टेंस अगर सेम हो, डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी 30 किलोमीटर है और यहाँ भी 30 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस अगर सेम है तो आप V1 ये है और V2 ये मान लेते हैं। तो V1 कितना मान लेते हैं? V1 कितना आपके पास? 40, और V2 कितना आपके पास? 20। तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो VAVD कितना आ जाएगा? 2 इंटू 40 इंटू 20, और अपन में कितना आ जाएगा बेटा? ये आपके पास आ जाएगा 40 प्लस 20 यानी कि 60, और आपके पास आएगा 2 3 और कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा? VAVG ये आ जाएगा 80/3 किलोमीटर पर आवर। तो इससे भी आंसर आ जाता है। तो ये मैंने आपको इसलिए करके बताया दोनों, जिससे कि आपको थोड़ा सा पता रहे कि हमें कौन सा यूज करना है। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो इस मेथड को कभी मत यूज करना, क्योंकि ये थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, टाइम निकालना पड़ा। लेकिन जब डिस्टेंसेस बराबर होते हैं तो डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को आप यूज कर सकते हैं। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, और ये पहला न्यूमेरिकल था। अब हम चलते हैं
दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ। Dear students, now we can move on another question. On a 60-kilometer track, a train travels the first 30 kilometer at uniform speed 30 kilometer per hour. How fast must the train travels the next 30 kilometer so as to get an average of 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। अब आप देखिए बेटा बच्चे क्वेश्चन में ध्यान से देखना, यहाँ डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और यहाँ भी डिस्टेंस का 30 किलोमीटर है। इसका मतलब यहाँ डिस्टेंस दोनों सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम होती है तो मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, ये लिख सकते हैं बिकॉज S1 बराबर S2, ये दिखा हुआ क्वेश्चन में। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं एवरेज स्पीड इक्वल टू V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए वैल्यू क्या क्या गिवन है। अगर आप देखें 30 किलोमीटर लेने की कोई जरूरत नहीं है, अब केवल आपको स्पीड को देखना है, इनका कोई यूज नहीं है, न 30 का और 30 का, डायरेक्ट हमें V1 V2 चाहिए। तब आप देखिए पहले 30 किलोमीटर में स्पीड कितनी थी, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि V1 की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर। अब उन्होंने बोला कि अनदर जो बाकी 30 किलोमीटर है उसकी स्पीड हमें पूछी गई, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, यानी V2 हमें क्वेश्चन मार्क बताना है। और जबकि हमारे पास एवरेज स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर, क्यों लिखा हुआ है सो एज टू गेट एन एवरेज ऑफ 40 किलोमीटर, यानी एवरेज स्पीड गिवन है। तो VAVD इक्वल कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये क्वेश्चन में यहां वैल्यू पुट कर सकते हैं, VAVD कितना है 40, कितना बेटा 40, तो लिख दीजिए 40 इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है 30, V2 आपको बताना है, और अपॉन V1 V2 कितना, V1 कितना आपके पास 30 और प्लस V2 आपको कैलकुलेट करना, मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1200 प्लस 40 V2 और इक्वल में कितना आ जाएगा 60 V2, तो ये आपके पास आ जाएगा 1200 इक्वल 20 V2, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट 1200 अपॉन 20 कैंसिल आउट, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो आपके पास V2 की वैल्यू आई है वो आई है 60 किलोमीटर पर आवर, आंसर आया है। ये आपके पास बेटा आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरीके से हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, लेकिन अब जैसे एवरेज स्पीड पर आपको 2 क्वेश्चन करा दिए, तो आई होप आगे के आप क्वेश्चन खुद कर पाएंगे, जो मैं आपको PDF की फॉर्म में सेंड करूंगा। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट। Dear students, now we can move another topic, velocity। वेलोसिटी क्या होती है, देखिए स्पीड और वेलोसिटी में एक ही फर्क है, वो क्या है कि वेलोसिटी एक डायरेक्शन के साथ डिफाइन की जाती है, जबकि स्पीड डायरेक्शन लेस होती है। तो मैं इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूं, इसको डिफाइन कर सकता हूं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस traveled by an object in a specific direction, in a specific direction in a given time of interval, in a given time of interval is called velocity. It is represented by क्या लिख सकते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय V से ही दिखाते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं है, बस V को ही स्पीड से दिखाते हैं और V को ही वेलोसिटी से दिखाते हैं, क्योंकि आपके पास एक डायरेक्शन होती है, एक विदाउट डायरेक्शन होती है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो होती है आपके पास वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। और मैंने आपको बताया था वेलोसिटी जो होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, इट्स यूनिट मीटर पर सेकेंड, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नेक्स्ट आप कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं कंटिन्यू करके, डिपेंड्स ओनली स्टेट, डिपेंड्स ओनली स्टेट। स्टेट का मीनिंग क्या होता है, स्टेट का मीनिंग क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। मतलब हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है तो आप जान सकते हैं पॉजिटिव भी, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है, और ये पाथ के इंडिपेंडेंट होती है। तो ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी। अब अगर वेलोसिटी मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताया, तो वेलोसिटी में आपको एक टर्म लिखवाई थी, क्या, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब पहले समझा देते हैं। वैसे फर्क कितना है, एवरेज वेलोसिटी में यहाँ पे ये आ जाएगा, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी और यहाँ आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल वर्ड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। समझने के लिए फिर हम थोड़ा सा भी और इसको समझाते हैं, उसको न्यूमेरिकल कैसे करते हैं वो भी आपको बताते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी को मैंने क्या बताया था, एवरेज वेलोसिटी को हम ये लिख सकते हैं कि द टोटल डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट, या टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए पार्टिकल इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर मैं डिस्टेंस को स्पेसिफिक डायरेक्शन से दिखा दिया तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट है। इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इन गिवन टाइम, इन गिवन टोटल टाइम is called average velocity। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो आपके पास वेलोसिटी टर्म होती है वो कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड क्या करती है, बॉडी कहां से चली है और फाइनल कहां पहुंची है, उन दोनों के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। बाकी सब इसकी यूनिट सब चीजें उसकी वेलोसिटी की तरह। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, बस टोटल नाम वर्ड आ गया, टोटल एंड टोटल। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे, क्वेश्चन को करते हैं, कुछ इसका ही ज्यादा क्वेश्चन लेते हैं, तब उसमें हमें जरा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं एक न्यूमेरिकल लेता हूं और वो न्यूमेरिकल क्या है वो देखिए। न्यूमेरिकल क्या हो सकता है कि ए कार स्टार्ट्स, क्वेश्चन लेता हूं मैं, ए कार स्टार्ट्स एट 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट बोले तो आपके पास जो डायरेक्शन है, कॉमा आफ्टर 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट it turns towards north, and travel at a rate, rate बोले तो velocity, at a rate of 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर for next 10 minutes, for next 10 minutes. What is the average speed? What is the average speed and average velocity? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, मतलब अच्छा इसलिए क्योंकि दोनों ही चीज पूछ रही, वरना स्टैंडर्ड के हिसाब से तो क्वेश्चन बहुत इजी है। तो देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप एक ध्यान रख लीजिए, अगर कहीं पे भी डायरेक्शन का नाम आ जाता है तो आप जानते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है या वेलोसिटी हो जाता है। तो डायरेक्शन देखिए, ये आपके पास क्या होता है ईस्ट, ये होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है वेस्ट, ये होता है नेगेटिव, ये क्या होता है नॉर्थ, ये होता है पॉजिटिव, और ये क्या होता है साउथ, ये क्या होता है नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो ये सबसे पहले आप ध्यान रखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये क्या है, एरो राइट में है, एरो का साइन के हिसाब से बताते हैं। एरो का साइन राइट में है तो पॉजिटिव, एरो का साइन लेफ्ट में तो नेगेटिव, बोर्ड के हिसाब से ऊपर है तो पॉजिटिव, बोर्ड के हिसाब से नीचे है तो नेगेटिव। ये आपके पास है बेटा। अब आप देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कार में सबसे पहले कितनी स्पीड से चली, 36 किलोमीटर पर आवर से टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि आपके पास अगर मैं नॉर्थ और इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास ये आती है, यानी पहले वो ऐसे गया ईस्ट, ईस्ट तो इधर ही है, कितनी स्पीड से गया वो 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, 36 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्या वो ईस्ट में ऐसे गया तो डायरेक्शन ऐसे बना दी मैंने। इसके बाद वो बोलता है कि 10 मिनट बाद, यानी कि पहले 10 मिनट वो 36 किलोमीटर पर आवर से चला, फिर 10 मिनट बाद वो टर्न हो जाता है टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ कहां पर है, नॉर्थ का ऊपर है, यानी कि पहले वो इधर गया फिर वो नॉर्थ ऊपर चला गया। कितनी स्पीड से गया आपके पास 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, आपके पास आया। यहां पे कितना टाइम लगा 10 मिनट, यहां से यहां तक। क्वेश्चन पूछा फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। तो आप एवरेज स्पीड को हम जानते हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब यह डिस्टेंस तो है नहीं, तो डिस्टेंस तो लिख सकते हैं, ये कितना आ जाएगा S1 प्लस S2 अपॉन T1 प्लस T2। तो देखिए डिस्टेंस कैसे निकल सकते हैं, डिस्टेंस निकल सकती है स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला जाता है स्पीड इंटू टाइम। तो पहला डिस्टेंस कितना है निकाल सकते हैं, स्पीड ये ली और टाइम ये। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, ये किलोमीटर पर आवर में और ये मिनट में है, तो यहाँ टाइम आवर में है और यहाँ टाइम मिनट में है, तो इनको हमें चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस कितना है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है आपके पास 36 इंटू ये कितना टाइम हो गया 10 मिनट में कितने होते हैं 10 मिनट में होता है आपके पास 60 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/6 प्लस नेक्स्ट में स्पीड कितनी 18, फिर उसको मल्टीप्लाई करते 1/6 इंटू 18 और अपॉन में टोटल में टाइम कितना है 1/6 और प्लस 1/6। तो इसके बाद जो एवरेज स्पीड का आंसर आया वो कितना आएगा 6 6 और 6 3 जाए या तो 4 3 9 और ये कितना जाएगा 2 2 3, यानी कितना जाएगा आपके पास
6 + 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा ये आपके पास 1/3, ये आपके पास 1/3 बन जाएगा और 3 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 3 यानी कि 27 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आई है एवरेज स्पीड। क्या ये बेटा, ये एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी नहीं आई है। अब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करता हूं तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट होती है वो भी देख लेते हैं। आप इसको नोट कर लेना प्लीज। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए बच्चों, एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या बताया था आपको, वो कैसे डिपेंड करती है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पर। तो इनिशियल पॉइंट तो ये था और फाइनल पॉइंट ये था। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है जिसमें हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अ कार स्टार्ट्स एट 36 km/h towards east. After 10 minutes it turns towards north and travels at a rate of 18 km/h for next 10 minutes. What is the average velocity? तो एवरेज वेलोसिटी आप जानते हैं, एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, सॉल्यूशन देखेंगे इसका। एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो होती है क्या बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये आपके पास एवरेज वेलोसिटी होती है। अगर आप देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, वो हम कैलकुलेट करेंगे। देखिए जैसे आपको बताया था कि 36 km/h पहले किसमें कितना जा रहा, ये जा रहा सबसे पहले ईस्ट में। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए कि 10 मिनट में कितना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट, लेट S1 डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, वो आएगा आपके पास 36 इंटू टाइम कितना आपके पास 10 मिनट, इसको आर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर किधर, ईस्ट में। उसके बाद S2 निकाल लीजिए, S2 कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम, डिस्प्ले ये कितना स्पीड यानी कि आ जाएगा 18 इंटू 1/6 तो यानी कि 3। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 3 किलोमीटर किसमें, ये नॉर्थ में। तो इसका मतलब एक बार तो ये किधर आया 6 किलोमीटर किसमें आया, ईस्ट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये क्या है ईस्ट और ये क्या है नॉर्थ और ये क्या साउथ और ये क्या सॉरी ये है वेस्ट और ये क्या है साउथ। तो पहले कितना गया 6 किलोमीटर इधर गया, फिर ऊपर की तरफ गया कितना 3 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू दिस कैलकुलेशन। अब मैंने आपको क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कभी पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो ये ए पॉइंट, ये ए पॉइंट, तो OA डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, OA डिस्प्लेसमेंट आएगा, अब वो भी डिस्प्लेसमेंट कैसा है बेटा, टोटल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसा आया, OA इक्वल पाइथागोरस थ्योरम का, इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा अंडर रूट, ये आपके पास 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल अंडर रूट कितना आएगा 36 + 9 तो कितना रूट 45, यानी कि ये वैल्यू है रूट 45। अब एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल कितना होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है रूट 45 और अपॉन में टोटल टाइम कितना, टोटल टाइम एक बार कितना है 1/6 और दूसरी बार भी 1/6, यानी कि 1/6 + 1/6 तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 3 रूट 45, ये आपके पास आंसर आ रहा है। चाहे तो इसको भी सॉल्व करते हैं, रूट 45 का क्या होता है 3 3 का, यानी कि 9 रूट 5 आंसर आ गया 9 रूट 5। तो ये आपके पास क्या है एवरेज वेलोसिटी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अब हम यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं मोशन का। वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिया था। फ्लो चार्ट में मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल 2 बेस पे करेंगे, एक तो ग्राफ बेस्ड और एक करेंगे थ्योरी बेस। कैलकुलस बेस हम थोड़ा बाद में करेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छे से और बिल्डअप हो जाएगा। तो ग्राफ बेस अब हम चलेंगे, थ्योरी बेस में भी आपको क्वेश्चन करा चुका हूं 2-4। तो अभी हम किसकी बात करते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की। देखिए फिजिक्स की सबसे अच्छी खूबसूरती क्या है बच्चों, कि
हम किसी भी बॉडी के मोशन को या बहुत सारी फिजिक्स की ऐसी प्रोसेसेस को हम ग्राफ के जरिए दिखा सकते हैं। मतलब एक बहुत अच्छी चीज है फिजिक्स कि हम किसी बॉडी की चलती हुई एक्सेलेरेशन को, वेलोसिटी को या फिर फोर्स को, किसी चीज को भी हम उसको ग्राफ से दिखा सकते हैं। यानी कि ग्राफ से दिखाना अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है। तो चलते हैं कैसे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। लेकिन ग्राफ से चीज आपको समझने के लिए, किसी बॉडी के मोशन को ग्राफिकल फॉर्म में समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक बेसिक मैथ जानना होगा। वो मैं पहले आपको बता देता हूं, ठीक है बेटा? जरा देखिए सब लोग, बेसिक मैथ क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। बेसिक मैथ में भी मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा, एक छोटा सा एक मैथमेटिक्स में आता है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब आप जानते हैं जो बिल्कुल सीधी लाइन हो। और अगर ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में हमारे पास जैसा हमने ये होता है, आपके पास एक्स एक्सिस और ये क्या होता है, वाई एक्स। तो हम एक्स और वाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। और अगर हम एक्स और वाई के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए हमारे पास दो वैल्यू आई है, एक वाई और एक एक्स। तो स्ट्रेट लाइन में आपके पास अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे होती है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। किसकी इक्वेशन है बेटा? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। मतलब एक्स भी सिंगल पावर में है और वाई भी सिंगल पावर में है, यानी कि ये आपके पास सिंगल पावर में है। तो इस टाइप की इक्वेशन अगर कहीं भी दिख जाए, या ऐसे दिख जाए 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, या ऐसे भी दिख सकती है y इक्वल टू 3x माइनस 4, ऐसे भी दिख जाए, तो ये सब क्या है, x सिंगल पावर में है, सॉरी x सिंगल पावर में और y भी सिंगल पावर में है। तो हम इनको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या काम है इनका, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं केवल मैं ये वाली इक्वेशन की बात करता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो इसका ग्राफ में ड्रॉ कर सकता हूं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम क्या करते हैं, किसी भी ग्राफ की इक्वेशन को बताते हैं वो होता क्या है। देखिए बेटा, अगर आपके पास कहीं भी ऐसी इक्वेशन लिखी है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। मतलब अगर x भी सिंगल पावर में, y भी सिंगल पावर में, तो इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और इसी चीज को हम बोलते हैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाना है, मान लीजिए आपसे बोला है कि माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाइए, तो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। जरा ध्यान से देखना, मैंने इक्वेशन लिखी है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो जब मैंने ये इक्वेशन लिखा तो आगे चलता हूं, y इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, आपको इस चीज को बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा तो आपको ग्राफ का भी समझ नहीं आएगा। इस पॉइंट को बोलते हैं ये 0 0 से स्टार्ट हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, 0 0 से। इसको बोलते हैं नेगेटिव, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव। अब आप देखिए, सबसे पहले अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करता हूं कैसे ड्रॉ करते हैं, तो बहुत आराम से, अगर कहीं पर 0 0 है तो इसका मतलब एक्स कॉमा वाई, और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट। यानी किसी भी पॉइंट के एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में कहां पर रखा हुआ है वो। तो इसका मीनिंग है कि वो अब 0 0 है। क्या वो, कि कोई भी चीज यहां से स्टार्ट हो रही है 0 0 से। तो अब यानी एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। तो इस क्वेश्चन में काम, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए नंबर 1, इफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाए 0, अगर एक्स की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 1। इसका मतलब x की वैल्यू अब यहां डिनोट कर दीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ऐसा डिनोट कर दीजिए। अब देखिए x इक्वल 0 पर y की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो x इक्वल 0 पर y की वैल्यू 1 है, तो यहां पर मैंने पॉइंट बना दिया, ये डार्क कर दिया। इसी तरीके से देखो, इफ x की वैल्यू क्या हो जाए, सेकेंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाए 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 यानी कि 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब x इक्वल 1 पर y की वैल्यू 2 है, ये लीजिए आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट पाओ, इफ x की वैल्यू क्या पुट कर दो 2,
एक्स की वैल्यू 2 पुट, पहले हमने एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, फिर 1 पुट करी, फिर 2 पुट करो तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 3, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो यानी x इक्वल टू पर वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद फिर मान लीजिए हम मॉडल देते हैं, इफ x की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए 3, तो y की वैल्यू कितना रहेगी 4, तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दीजिए, x की वैल्यू पुट कर दीजिए आपके पास 3, और तो y की वैल्यू कितनी रहेगी आपके पास 4। तो ये आपके इस तरीके से वैल्यू आती चली जाएंगी। ठीक है, और जब आप इसको ग्राफ को ड्रॉ कर दोगे तो ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें इस ग्राफ में, तो आपके पास ये ध्यान रखना, अब आपको थोड़ा सा ये ध्यान दे रहे हैं कि ये वाला पॉइंट, 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 अब कितने भी ड्रॉ कर लीजिए तो ये कैसी लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन। कैसे लाइन आई है, स्ट्रेट लाइन। तो इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, तो x और y के बीच में अगर कभी भी x भी सिंगल पावर में होगा, y भी सिंगल पावर में होगा, तो वो हमेशा कैसी ग्राफ देगा, स्ट्रेट लाइन। कैसे ग्राफ देगा बेटा, वो स्ट्रेट लाइन। आपको इस इक्वेशन से कभी भी ना तो ऐसा ग्राफ मिलेगा और ना कभी भी ऐसा ग्राफ मिलेगा, ना कभी भी ऐसा ग्राफ मिलेगा। मतलब अगर मिलेगा तो क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब वो स्ट्रेट लाइन कोई जरूरी नहीं वो यहां से स्टार्ट है, वो यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ठीक है बेटा, अब आप समझे। और एक चीज, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये डिफरेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंट के नाम में देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी 3 है और y की वैल्यू कितनी 3 है 4। इसका मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है। कितने बेटा, 3,4। यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2,3। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट है 2,3। ठीक है, यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 1,2। और यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने, यहाँ के कोऑर्डिनेट है 0,1। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट है 0,1। ठीक है बेटा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन टाइप इक्वेशन होती है। अब मुझे आपको थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझाने में आसानी होगी। आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं थोड़ा सा आगे मूव करता हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा। तो याद रखना, अगर x सिंगल पावर में, y सिंगल पावर में है, तो ग्राफ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने भी आपको बताया था कि मैं आपको मोशन को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में समझाऊंगा, तो उसके लिए मैंने एक बेसिक मैथ्स पढ़ा, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब हमें थोड़ा सा मैथ्स और पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं बेटा, देखिए हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होते हैं केवल 6, यानी कि 6। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 कॉसेक थीटा, नंबर 4 सेक थीटा, नंबर 5 टेन थीटा, नंबर 6 कॉट थीटा। ये हमारे पास होता है टेन थीटा, थीटा। और थीटा जहां पर थीटा होता है एंगल, और एंगल वो भी कैसा, प्लेन एंगल। आप याद करो, प्लेन एंगल के बारे में मैंने आपको समझाया था। प्लेन एंगल मैंने आपको यूनिट डायमेंशन में समझाया था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो ये प्लेन एंगल है। अब सबसे पहले हम एंगल को देखते हैं कि एंगल क्या होता है। तो देखिए एंगल, एंगल क्या होता है बेटा, एंगल बेटा लाइक आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई भी पार्टिकल रिवॉल्यूशन में होता है, कोई भी पार्टिकल क्या होता है, रिवॉल्यूशन में, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे लाइक ये आपके पास क्या है, एक्स वाई, और एक पार्टिकल कंटिन्यूसली ये ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है, यहां से वो चला, अब वो यहां पहुंच गया। तो अब आप देखो तो ये जो लाइन है ओ
और ये कौन सी लाइन है, ए। ये ओ ए लाइन यहां पर आ गई है, ये ओ ए लाइन यहां पर आ गई है। तो ये जो लाइन है ओ ए घूम के ऐसे आ गई है। तो ये जो लाइन एंगल बनाती है ऐसे सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर ये जो लाइन ओ ए जो एंगल बनाती है, हम उसको बोलते हैं एंगल। यानी कि ये जो पार्ट डेवलप हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। और ये एंगल, ये जो होता है आपके पास, ये होता है आर्क। क्या होता है, आर्क। और क्योंकि सर्कल है तो ये क्या होगा आपके पास, रेडियस। क्या होगा बेटा, रेडियस। तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है रेडियन और डिग्री। अब डिग्री कब बोलेंगे, रेडियन कब बोलेंगे, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल, एंगल इज वेरी स्मॉल, देन इट मेजर्ड इन रेडियन, otherwise in डिग्री, अदरवाइज इन डिग्री। ठीक है बेटा, ओके। अब रेडियन और डिग्री में क्या फर्क है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। सबसे पहले ये देखिए कि एंगल क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है तो इस लाइन ने सेंटर पर एक कुछ वैल्यू को डेवलप किया जो यहां से यहां तक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल। और इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन एंगल। अब एंगल पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा तो वो देखिए, ये सब नोट करते रहिएगा। तो देखिए अगर कोई भी सर्कल में, ठीक है बेटा, तो अगर कोई चीज ऐसे घूमती है, यानी कि बॉडी यहां थी फिर वो यहां पहुंच गई, तो ये एंगल जो होगा थीटा, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। और इसमें एंगल क्या होता है, एंगल विल बी पॉजिटिव। क्या होगा, एंगल विल बी पॉजिटिव। और अगर ऐसे हो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉकवाइज एंगल विल बी नेगेटिव, एंगल विल बी नेगेटिव। अब ये आपके पास आया कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव। अब बात करते हैं इसकी कि जब भी हम अगर ऐसे कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे और ये आपके पास आएगा लाइक ऐसे, तो ये आपके पास क्या, वाई एक्सिस, और ये आपके पास आ एक्स एक्सिस। तो ध्यान रखना ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्या होता है, सेकेंड। ये क्या होता है, थर्ड। और ये क्या होता है, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सब कैसे जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसमें सब क्या होता है, पॉजिटिव। सब बोले तो एक्स और वाई। इसमें अगर एक्स और वाई की बात करेंगे तो ये राइट में, ये ऊपर है। मैंने लिखवाया था आपको कि ये क्या होता है, पॉजिटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव, और ये भी क्या होता है नेगेटिव। तो ये दोनों क्या होंगे, इस क्वाड्रेंट में कोई भी वैल्यू बढ़ेगी तो वो होगी पॉजिटिव। अगर यहाँ पे कोई आएगा तो देखो x क्या हो गया नेगेटिव और y क्या हो गया पॉजिटिव, तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। अगर यहाँ देखो तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव होगा तो इसमें नेगेटिव। यहाँ x क्या होगा पॉजिटिव में और y किसमें होगा नेगेटिव में। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन क्वाड्रेंट। तो अगर इस वाले क्वाड्रेंट में होंगे तो पॉजिटिव होंगे, इसमें होंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव होंगे। तो ये ध्यान रखना, एक्स कब नेगेटिव होगा और वाई कब पॉजिटिव होगा, और वाई कब नेगेटिव होगा, एक्स कब पॉजिटिव होगा। तो ये हमने आपको बताया क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। स्टूडेंट देखिए, अब आपके पास हमने आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में क्या होता है,
देखिए अगर मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल यहां से चलकर यहां आता है, तो ये मान लीजिए यहां और मैं यहां पर उसकी पोजीशन है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो और ये एंगल यहां से यहां तक का कितना है? थीटा। तो ये आपके पास, इसको यहां मीट कर दीजिए, तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन जाएगा ओ ए बी। क्या बन जाएगा? ओ ए बी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप देखें ओ बी ए में और ये थीटा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ओ बी को बोलते हैं बेस। और एंगल के सामने जो साइड होती है, एंगल के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और आपके पास ये जो चीज होती है ये होती है ओ ए, इसको बोलते हैं क्या? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं बेटा? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? बेस। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। ठीक है बेटा, ये आपके पास होता है। अब हमने आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताया। पहला कौन सा बताया हमने आपके पास? साइन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को पीछे दिखा देते हैं, बेस को बी से और इसको एक्स से। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मीनिंग क्या हुआ? मतलब मीनिंग हुआ परपेंडिकुलर कितना आपके पास? ए बी, और अपॉन में कितना हुआ बेटा? हाइपोटेनियस यानी कि ओ ए। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आपके पास? ओ बी, और हाइपोटेनियस कितना आपके पास? एच। सॉरी एच बोले तो ओ ए। उसके बाद आता है सेक थीटा। सेक थीटा होता है बेटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी ये देखो, ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस है। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ओ बी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल। और टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपके पास? परपेंडिकुलर है आपके पास ए बी, और बेस कितना आपके पास? ओ बी। इसी तरीके से यहां पर लिख देना, ये आपके पास क्या था? हाइपोटेनियस कितना है? ओ ए, और अपॉन में ए बी। लास्ट क्या बचा? कॉट थीटा। कॉट थीटा आपके पास क्या होता है? कॉट थीटा होता है बेस, इसका जस्ट रिवर्स यानी रेसिप्रोकल, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये कितना आया? ओ बी अपॉन में ए बी। तो बेटा ये आपको याद रखने हैं। तो ये देखिए, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इस तरीके से ये आपको सारे याद रखने हैं और मस्त आपको दिमाग में रख लेने हैं, मतलब मस्ट बी प्लेज इन योर माइंड। तो ये आपके पास आ गया। अब जैसे मैंने लिखा तो थोड़ा सा और मैं इसको कोशिश कर देता हूं कि क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या आ सकता है। देखिए अगर मैं बात करता हूं साइन थीटा की और कॉस थीटा की, तो देखिए आपके पास जो मैंने ट्रायंगल बनाया था ओ ए बी में, ये क्या था? बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, जबकि मैंने आपको क्या बताया था? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। लिख सकता हूं बेटा इन दोनों के रिलेशन से। उसके बाद फिर मैं क्या लिख सकता हूं?
कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या था मेरे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, जबकि सेक थीटा क्या था, सेक थीटा मेरे पास था क्या, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो मैं सेक थीटा लिख सकता हूँ, सेक थीटा लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस थीटा। ये मैं आपके पास लिख सकता हूँ, इन दोनों में रिलेशन आ गया आपस में, ठीक है। अब थर्ड में मैं क्या लिख सकता हूँ, थर्ड में आपको बताया था टेन थीटा। टेन थीटा क्या बताया था ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बताया था। आप देखेंगे ऐसे, बिकॉज साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों को डिवाइड कर दो, तो ये दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इक्वल कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस इंटू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कैंसिल, तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, ये आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर है, टेन थीटा के। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल किसके होता है, टेन थीटा के, ये आपके पास, ठीक है बेटा। अब दूसरा तो आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है 1 अपॉन, चलिए मैं भी अब तक तो दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, नो प्रॉब्लम, ये चीज समझ आई। अब आप चाहो तो ये आ गया आपके पास टेन थीटा। सिमिलरली 4 में मैं क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा उल्टा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि यह क्या लिख सकता हूं, कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपके पास है। तो बेटा ये आपको और फॉर्मूले मैंने लिखे हैं कि जैसे कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले मैंने ड्राइव करे, ठीक है। तो मैं आगे चलता हूं, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। तो अब मैं आपको समझाने का, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपके पास कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं। एक 5 और बनेगा, वो क्या बनता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो इसको भी ड्राइव कर लेते हैं, कैसा है देखिए, कैसा है, आपके पास ये क्या है, बेस, ये क्या आपके पास ए, और ये क्या है परपेंडिकुलर, ये एंगल थीटा है, और ये हाइपोटेनियस है, ठीक है बेटा। तो अब मुझे ये लाना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है। तो कर सकता हूं, देखिए कैसे। सबसे पहले आप ये देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो लिखेंगे बिकॉज साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर हमारे पास कॉस है, तो कॉस थीटा क्या आता है, कॉस थीटा हमारे पास आता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होता है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करें तो कितना आएगा। ये एक काम करते हैं, थोड़ा सा और दूसरे तरीके से करते हैं। दूसरे तरीके से कैसे, एक मिनट, ये स्टूडेंट अब हम क्या प्रूफ करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम देखेंगे यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए, ये हम यूज कर सकते हैं ओ बी, ठीक है। तो आपने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ओ ए का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर आप देखो तो ए की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और ए बी की वैल्यू कितनी है, पी का स्क्वायर, और प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, बेस का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं वैल्यू पुट कर सकता हूं, कैसे, ये 1 लिख देता हूं, तो 1 इक्वल यहां पर डिवाइड कर देता हूं एच स्क्वायर और एच स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1, इसको लिख देता हूं, पहले लिख देता हूं ऐसे, पहले लिख देता हूं डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा आपके पास क्या बेटा, ये आपके पास आ जाएगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आएगी 1 इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1 इक्वल किसका आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला बन गया। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ठीक है बेटा, ओके। अब एक काम कर सकते हैं, चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर दो इसको, किससे, कॉस से डिवाइड करिए, तो रहने दीजिए, ये आपके पास फॉर्मूला बन गया 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलो कर ही सकते हैं, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख दो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कैंसिल आउट हो गया। तो ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है, देखिए इसका रिवर्स सेक होता है, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल, ये किसका होता है, tan ठीक है, तो ये tan स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है +1। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया। ये जितने भी मैंने बॉक्स में बंद करे ये फॉर्मूले हैं, 1 2 और ये आपके पास 3 4 5 6, ये सब आपके पास फॉर्मूले हैं। ठीक है बेटा। तो ये क्या था आपके पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो आपको याद करने हैं। tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपको याद रखना, जो मैंने आपको वीडियो में दिखा। बार बार वीडियो को देखिए और बार बार। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बेसिक मैथमेटिक्स के फाइनल टॉपिक की तरफ जाते हैं, वो है हमारे पास रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री में क्या होता है, देखिए बेटा, अगर कोई भी आपके पास पार्टिकल सर्कल में मूव करता है लाइक ऐसे, तो एक सर्कल में थीटा होता है 2 पाई फॉर 1 कंप्लीट सर्कल, फॉर 1 कंप्लीट सर्कल। तो बेटा जब एक कंप्लीट सर्कल के लिए 2 पाई है, तो इसके लिए कितना होता होगा, इसके लिए होगा π/2, इसके लिए भी कितना होगा π/2, इसके लिए भी कितना होगा π/2, इसके लिए भी कितना होगा π/2। ठीक है। तो यानी कि ये एंगल कितना 90 डिग्री, कितना है 90 डिग्री। तो इसका तो हम ये बोल सकते हैं कि जो आपके पास ये 90 डिग्री ये आपके पास π/2 के इक्वल है, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि 90 डिग्री इक्वल्स टू π/2। तो मैं लिख सकता हूं ऐसे, ठीक है। जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया तो मैं लिख सकता हूं एक ये राइट एंगल, अगर ये दोनों बहुत छोटा ट्रायंगल है तो ये एक राइट एंगल ही बन गया है। ठीक है। तो मैं लिखूंगा 1 राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, या फिर क्या लिख सकता हूं 1 राइट एंगल, क्योंकि ये कितना π/2, सॉरी ये 90 डिग्री, और इसके 1 राइट एंगल इक्वल्स टू π/2 रेडियन, क्या लिख सकता हूं रेडियन। तो ये देखिए 1 राइट एंगल कितना 90 डिग्री, 1 राइट एंगल कितना π/2 रेडियन, क्योंकि मैंने आपको बताया था थीटा की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। तो मैं इनको लिख सकता हूं क्या, ये दोनों बराबर है।
अगर बराबर है तो क्या लिख सकता हूं, π/2 रेडियन इक्वल्स टू 90 डिग्री लिख सकता हूं। तो इसका मतलब 1 रेडियन किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 रेडियन इक्वल हो गया कितना, 1 रेडियन होगा मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मतलब डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 1 रेडियन आ जाएगा 90 अपॉन π/2, 2 पर पहुंच जाएगा तो 180 अपॉन में पाई डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियन को, किसको, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और ऐसे भी लिख सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं, 1 डिग्री इक्वल, रिवर्स कर दो, पाई अपॉन 180 रेडियन, ऐसा भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन 180 रेडियन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, कैसे, देखिए जरा ध्यान से, क्वेश्चन देख लीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था 1 रेडियन इक्वल 180 अपॉन में पाई, ये डिग्री में है, और 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब लिखेंगे कन्वर्ट π/6 इंटू डिग्री। तो करते हैं सॉल्यूशन, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे। अब आप देखिए ये π/2 रेडियन है सारी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, π/6 रेडियन, π/6 रेडियन को कन्वर्ट करना। और मैंने क्या बोला था कि आपके पास इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो लिख सकते हैं 1 रेडियन इक्वल किसके, 180 अपॉन पाई डिग्री के। तो 1 है तो π/6 के लिए क्या हो जाएगा, π/6 रेडियन इक्वल 180 अपॉन पाई इंटू π/6, तो पाई से पाई करेगा 6 यानी कि कितना आया, 300 डिग्री, यानी कि π/6 रेडियन बराबर किसके, 30 डिग्री के। ये साइन किसका है, डिग्री का है। किसका साइन होता है, डिग्री का। तो हमने इसको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका मान लीजिए उल्टा हो, कैसे, इसका उल्टा कैसे हो सकता, मान लीजिए ऐसे बोल दिया आपके पास वो कि कन्वर्ट π/3, सॉरी कन्वर्ट क्या लिख सकते हैं, कन्वर्ट 60 डिग्री इन रेडियन। ठीक है, 60 डिग्री रेडियन। तो आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री, जो 1 डिग्री होता है वो कितने होता है, पाई इक्वल्स टू 1/80 रेडियन। तो 60 डिग्री किसके हो जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा पाई इक्वल्स टू 1/80 इंटू 60। तो ये डिग्री तो कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा, π/3 रेडियन। तो आप बोल सकते हैं 60 डिग्री इक्वल्स टू π/3 रेडियन। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास क्या आ गया, वैल्यू आपके पास आ गया। अब अगर आपके पास कहीं ऐसा लिखा हुआ हो कि डिग्री को रेडियन में, तो सिंपल सी बात है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, किसको, डिग्री को रेडियन में, तो क्या करना है वो आपको बता चुका हूं और ये भी बता चुका हूं। ठीक है, अब हमें फाइनली एक टेबल याद रखनी है कि किसकी वैल्यू क्या क्या होती है, क्या क्या नहीं होती है। तो अब वो आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा पीडीएफ की फॉर्म में कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की, कॉस 30 की, तो उसमें आप इसको चेक करना। ये था आपके पास बेसिक मैथ। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। जब तक बेसिक मैथ क्लियर नहीं होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा हल्के से ऊपर लेवल का फिर आपको दिक्कत होगी डायमेंशन यूनिट, सॉरी मोशन इन वन डायमेंशन को समझने में। तो इसलिए आप याद रखिए
इस बेसिक मैथ्स को कम से कम 2-3 बार अच्छे से पढ़िए और जो कोई डाउट आए वो मुझसे डिस्कस कीजिए। थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको बेसिक मैथ्स में एक चीज सिखाई जिसका नाम था, आपने पढ़ा होगा tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो काम आएगा। अभी मैंने आपको ग्राफ में स्ट्रेट लाइन बनाना सिखाया, तो अब मैं आपको बताता हूँ एक न्यू टर्म जिसका नाम है स्लोप कैलकुलेट करना। क्या बेटा? स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अच्छे से सीखिएगा। अगर ये समझ ले तो समझ लेगा, बहुत सारे क्वेश्चन आराम से इजीली कर लेंगे। ओलंपियाड के भी कुछ क्वेश्चन कंपटीशन के भी आराम से कर सकते हैं। तो स्लोप क्या होती है? देखिए बेटा, हमने आपको भी स्ट्रेट लाइन के बारे में बताया। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की जो रियल फॉर्म होती है वो ये होती है, y = mx+c। y यहाँ किसमें? सिंगल पावर में है। x यहाँ किसमें? सिंगल पावर में। हमें यही तो देखना होता है कि y और x किस किस पावर में। अगर y सिंगल पावर में, x सिंगल पावर में है, तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और m यहाँ पर क्या है? m यहाँ पर है एक कोफिशिएंट, इट इज कॉल्ड स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। एंड c इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरसेप्ट। तो डोंट वरी, ये चीजें अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगी, वेट कीजिए। तो ये आपके पास क्या? y = mx+c। तो y आपके पास x एक्सिस में, x एक्सिस में, और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, अब आप स्लोप को निकाल सकते हैं। स्लोप को हम ये भी बोलते हैं, स्लोप इक्वल m, और इक्वल स्लोप को हम बोलते हैं tan थीटा। इसका मतलब ये क्या आ गया? एंगल। क्या आ गया? ये एंगल। तो स्लोप को क्या बोलते हैं? m = tan थीटा इक्वल एंगल कितना है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो देखिए कैसे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि y - x = 2, ये आपके पास इक्वेशन है, क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो आपसे बोलेगा फाइंड स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप एंड इंटरसेप्ट। तो स्लोप का मतलब तो क्या होता है? m, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? c। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे? आप देखो, आपके पास ये इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन। इस जनरल इक्वेशन में जो आपको इक्वेशन उसको कन्वर्ट करोगे, तो बिल्कुल इसको इसके जैसी बनाओ। इस इक्वेशन को इसके जैसी कन्वर्ट कर दीजिए। तो लिखेंगे y = x+2 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कंपेयर विद y = mx+c। तो जरा ध्यान से देखो, y की वैल्यू तो y कंपेयर करें तो m की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पर x कट जाएगा तो m की वैल्यू 1 हुई, तो m की वैल्यू 1 हुई। और m को क्या बोलते हैं? tan थीटा। तो ये आ जाएगा tan थीटा। और tan थीटा 1 किसमें होता है? tan थीटा 1 होता है बेटा tan 45 में। किसमें होता है? 45 डिग्री में। तो थीटा की वैल्यू यहां कितनी आई? 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब आपसे पूछेगा c क्या है, तो कंपेयर करो, c किसके इक्वल है? 2 के। तो c किसके इक्वल आ गया? 2 के। तो ये आपके पास स्लोप, यानी कि थीटा कितना आपके पास? 45 डिग्री, और c कितना है? 2। ये आपके पास क्या? दोनों आंसर है। तो हम ऐसे क्या? डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको स्लोप के बारे में समझाया, स्लोप के बाद मैं आपको कुछ और एक टर्म समझाने जा रहा हूं कि ग्राफ हमें किस किस के बीच ड्रॉ करना है और हमें कैसा ग्राफ मिल सकता है। तो देखिए चलते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है ग्राफ। तो ग्राफ जो हमें मिल सकता है वो मिलेगा डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच ग्राफ। वैसे तो ग्राफ किसी के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे, पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम, दूसरा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, तीसरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम, चौथा ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम। अब यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही दिमाग में फिक्स कर लेनी है। डिस्टेंस टाइम पर जो ग्राफ होगा वो देगा स्पीड। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा? स्पीड।
और स्पीड कैसी क्वांटिटी, स्केलर, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, तो मैंने लिखा हुआ है कभी भी नेगेटिव ग्राफ नहीं आएगा, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड पॉजिटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होती है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सीलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीजें मिलेंगी, एक एक्सीलरेशन और एक डिस्प्लेसमेंट। वो क्या मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ भी हमें दो चीज देता है, एक तो देता है जर्क और एक देता है वेलोसिटी चेंज। तो जर्क और वेलोसिटी चेंज दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ में ये चीजें याद रखनी है कि इन ग्राफ से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, इन दोनों से तो हमें एक एक चीज मिलेगी, इससे स्पीड मिली, इससे वेलोसिटी मिली, लेकिन इससे हमें दो चीजें मिली, एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, जर्क और वेलोसिटी। ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो देखिए, देखो बेटा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक काम करो बेटा, ग्राफ को कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको ग्राफ बताया था कि ये क्या एक्स एक्सिस और एक है वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, वाई एक्सिस में क्या लिख देता हूं, डिस्टेंस। वाई एक्सिस में क्या लिख देता हूं, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस में क्या लिख देता हूं, टाइम। याद है जैसे मैंने बताया था। तो डिस्टेंस वाई को क्या मान लिया, डिस्टेंस, और एक्स को क्या मान लिया, टाइम। यानी कि मेरा जो ग्राफ है वो कन्वर्ट हो गया ऐसे। ये बेटा हो गया आपके पास डिस्टेंस, सॉरी ये हो गया टाइम, किसमें, एक्स एक्सिस में, और एक क्या हो गया वाई एक्सिस में, डिस्टेंस। ठीक है। अब याद रखना आपके पास मैंने आपको एक चीज बताई थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और अगर c जीरो होता है, c क्या होता है, जीरो, तो y इक्वल टू होता है एम एक्स सी, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से। ठीक है, तो जरा देखिए, सबसे पहले अगर c जीरो नहीं होता है तो ऊपर से नीचे से स्टार्ट होता है। तो देखिए क्यों, अगर c जीरो हुआ तो x भी जीरो, तो y भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए डिस्टेंस, अब मैंने क्या लिखा है, y की जगह क्या पुट करा, डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये स्पीड है, तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं टाइम को स्लॉट पर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूं और इवेंट स्लॉट। अब आप देखिए, ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर डिस्टेंस 1 रखता हूं, डिस्टेंस कितना रखता हूं, 1, एक काम करते हैं, इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस 1 रखता हूं और टाइम भी 1 रखता हूं, ये लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं डिस्टेंस 1 रखता हूं, टाइम 1 रखता हूं, तो इसका मतलब ये यहां आएगा। इसी तरीके से मैं डिस्टेंस 2 रखता हूं, टाइम भी 2 रखता हूं, तो इसका मतलब ये यहां आएगा। और अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 में यहां आ जाएगा, 4 रखता हूं तो 4 में यहां आ जाएगा, 5 में रखता हूं तो 5 में भी आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास अगर आप देखो तो सारे पॉइंट ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया किसके बीच, डिस्टेंस और टाइम के बीच। किसके बीच ड्रॉ हो गया, डिस्टेंस और टाइम के बीच।
डिस्टेंस 1 तो टाइम भी 1, सॉरी टाइम 1 तो डिस्टेंस भी 1, टाइम 2 तो डिस्टेंस भी 2, तो स्पीड आती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मान लेते हैं OA। तो ये जो OA लाइन है, OA लाइन रिप्रेजेंट द स्पीड। क्यों? बिल्कुल, जब आपने डिस्टेंस 1 रखा, टाइम भी 1 रखा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बना? स्पीड। तो इस पॉइंट की स्पीड आई, इसी तरीके से इस पॉइंट की स्पीड आई, इसी तरीके से इस पॉइंट की स्पीड आई, और इस पॉइंट की स्पीड, इस पॉइंट की, तो हर पॉइंट पे स्पीड आई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। एक बार और समझाओ, इक्वेशन ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 1 तो टाइम भी 1, मतलब 1 सेकंड पर कितने डिस्टेंस आई? 1 मीटर, तो स्पीड निकल गई। 2 सेकंड पे अगर 2 डिस्टेंस है तो इसका मतलब स्पीड 2 आई। इस तरीके से डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ बन जाता है। तो ये आपके बीच ग्राफ आ गया डिस्टेंस और टाइम के बीच। तो आप देखिए अच्छे से, डिस्टेंस को कहा लिया मैंने? वाई एक्सिस में, और टाइम को कहा लिया मैंने? एक्स एक्सिस में। ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ आपके पास आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मान लीजिए ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये तो हमने क्या किया? इस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ किया, और हमने आपको बता दिया कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? OA लाइन। OA लाइन क्या रिप्रेजेंट? OA लाइन रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है बेटा, तो अब मैं जरा थोड़ा सा इसको मिटा दूं, तो इस ग्राफ से क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। स्लोप कैसे निकाल सकता हूं? देखिए, अगर कोई यहां पे एक्स एक्सिस में और यहां पे वाई एक्सिस में, और ये लाइन ऐसे है, तो आप देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास? थीटा। कितना हो जाएगा? थीटा। और मैं ऐसा ड्रॉ करूं तो ये क्या आपके पास टाइम है बेटा, और ये क्या आपके पास डिस्टेंस है, क्योंकि ये क्या थे? आपके पास डिस्टेंस थी है वाई एक्सिस में, और अगर ये भी डिस्टेंस है तो ये भी आपके पास डिस्टेंस ही हो गई। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो अब आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बिल्कुल पढ़ा। परपेंडिकुलर कितना आपके पास? परपेंडिकुलर आपके पास क्या? डिस्टेंस, और बेस क्या आपके पास? टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है? स्पीड। तो यानी कि टेन थीटा किसके इक्वल हो गई? स्पीड के। इसका मतलब स्पीड को हम क्या बोलेंगे? स्लोप। क्या बोलेंगे? स्लोप। अब आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और चाहे बार बार सुनिएगा हेडफोन लगाकर, इसका मीनिंग ये हुआ, अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके बीच? डिस्टेंस और टाइम के बीच, तो डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करने पर जो हमें स्लोप मिलेगा वो किसके इक्वल होगा? स्पीड के। किसके इक्वल होगा? स्पीड के। तो आपको समझ आया? जो मैंने आपको ग्राफ बनाया था, डिस्टेंस टाइम के बीच जो स्लोप आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पीड को। तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा इक्वल स्पीड। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ आया तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल देखिए क्या है। The speed of a car represented by a graph as given following. ये आपके पास क्या टाइम सेकंड में, और आपके पास क्या डिस्टेंस मीटर में, और यहां पर आपको दे दिया ये कार है और एंगल कितना है 30 डिग्री। ये क्या? स्पीड ऑफ कार।
ठीक है, तो ये लिख दिया। तो बोलेगा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ कार। तो देखिए बहुत आराम से कर सकते हैं सॉल्यूशन। ये मैंने आपको क्या बताया था, ये क्वेश्चन में गिवन है। अगर आपको लिखा हुआ है कि डिस्टेंस टाइम के बीच 30 डिग्री स्लोप है, ये 30 डिग्री का स्लोप हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस, ये लिख दे, मैं इस पर लिखता हूं, स्लोप इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड। तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्पीड इक्वल tan थीटा, स्पीड इक्वल tan थीटा, और tan थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30। तो स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ कार इक्वल 1, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ गया, आपके पास क्या गया आंसर। चलिए ऐसे मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा, आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको स्लोप के बारे में समझाया, स्लोप के बाद मैं आपको कुछ और एक टर्म समझाने जा रहा हूं कि ग्राफ हमें किस किस के बीच ड्रॉ करना है और हमें कैसा ग्राफ मिल सकता है। तो देखिए चलते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है ग्राफ, तो ग्राफ जो हमें मिल सकता है वो मिलेगा डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच ग्राफ, वेलोसिटी टाइम के बीच ग्राफ, एक्सेलरेशन और टाइम के बीच ग्राफ। वैसे तो ग्राफ किसी के बीच में ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे, पहला ग्राफ डिस्टेंस टाइम, दूसरा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, तीसरा ग्राफ वेलोसिटी टाइम, चौथा ग्राफ एक्सेलरेशन टाइम। अब यहाँ पे कुछ चीजें बहुत ही दिमाग में फिक्स कर लेनी है। डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होगा वो देगा स्पीड। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा स्पीड, और स्पीड कैसी क्वांटिटी स्केलर, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो मैंने लिखा हुआ है कभी भी नेगेटिव ग्राफ नहीं आएगा, यानी कि नेगेटिव नहीं हो सकता, स्पीड पॉजिटिव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होती है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है वेलोसिटी। वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीजें मिलेंगी, एक एक्सेलरेशन और एक डिस्प्लेसमेंट। वो क्या मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ऐसे डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी हमें दो चीज देता है, एक तो देता है जर्क और एक देता है वेलोसिटी चेंज। तो जर्क और वेलोसिटी चेंज दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। सबसे पहले हमें ग्राफ में ये चीजें याद रखनी है कि इन ग्राफ से हमें क्या क्या मिल सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, इन दोनों से तो हमें एक एक चीज मिलेगी, इससे स्पीड मिली, इससे वेलोसिटी मिली, लेकिन इससे हमें दो चीजें मिली, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, जर्क और वेलोसिटी। ठीक है बेटा। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो देखिए देखो बेटा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक काम करो बेटा, ग्राफ को कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको ग्राफ बताया था कि ये क्या एक्स एक्सिस और ये क्या वाई एक्सिस। ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, वाई एक्सिस में क्या लिख देता हूं, डिस्टेंस। वाई एक्सिस में क्या लिख देता हूं, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस में क्या लिख देता हूं, टाइम। याद है जैसे मैंने बताया था। तो डिस्टेंस वाई को क्या मान लिया, डिस्टेंस, और एक्स को क्या मान लिया, टाइम। यानी कि मेरा जो ग्राफ है वो कन्वर्ट हो गया ऐसे। ये बेटा हो गया आपके पास डिस्टेंस, सॉरी ये हो गया टाइम, किसमें, एक्स एक्सिस में,
और एक क्या होगा वाई एक्सिस में डिस्टेंस। ठीक है, अब याद रखना आपके पास मैंने आपको एक चीज बताई थी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और अगर c 0 होता है, c क्या होता है 0, तो y इक्वल टू होता है एम एक्स सी, यानी ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, यहां से। ठीक है, तो जरा देखिए सबसे पहले अगर c 0 नहीं होता तो ऊपर से नीचे से स्टार्ट होता है। तो देखिए क्यों, अगर c 0 हुआ तो x भी 0, तो y भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए डिस्टेंस, अब मैंने क्या लिखा है y की जगह क्या पुट करा डिस्टेंस, तो इसका मतलब ये स्पीड है, तो मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं टाइम को स्लॉट पर छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं और इवेंट अब आप देखिए। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर डिस्टेंस 1 रखता हूं, डिस्टेंस कितना रखता हूं 1, एक काम करते हैं इसको मिटाने की जरूरत नहीं है। अगर डिस्टेंस 1 रखता हूं और टाइम भी 1 रखता हूं, ये लिख दो 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा मान लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं डिस्टेंस 1 रखता हूं, टाइम 1 रखता हूं, तो इसका मतलब ये यहां आएगा। इसी तरीके से मैं डिस्टेंस 2 रखता हूं, टाइम भी 2 रखता हूं, तो इसका मतलब ये यहां आएगा। और अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 में यहां आ जाएगा, 4 रखता हूं तो 4 में यहां आ जाएगा, 5 में रखता हूं तो 5 में भी आपके पास आ जाएगा। इसका मतलब आपके पास अगर आप देखो तो सारे पॉइंट ये एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो ये ग्राफ ड्रॉ हो गया किसके डिस्टेंस और टाइम के बीच, किसके बीच ड्रॉ हो गया डिस्टेंस और टाइम के बीच। डिस्टेंस 1 तो टाइम भी 1, सॉरी टाइम 1 तो डिस्टेंस भी 1, टाइम 2 तो डिस्टेंस भी 2, तो स्पीड आते चली जाएगी। तो इसका मतलब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मान लेते हैं OA। तो ये जो OA लाइन है, OA लाइन रिप्रेजेंट द स्पीड। क्यों, बिल्कुल, जब आपने डिस्टेंस 1 रखा, टाइम भी 1 रखा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या बना स्पीड, तो इस पॉइंट की स्पीड आई, इसी तरीके से इस पॉइंट की स्पीड आई, इसी तरीके से इस पॉइंट की स्पीड आई, और इस पॉइंट की स्पीड इस पॉइंट की, तो हर पॉइंट पे स्पीड आई है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन का जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होती है तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। एक बार और समझाओ, इक्वेशन ये है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 1 तो टाइम भी 1, मतलब 1 सेकंड पर कितने डिस्टेंस आई 1 मीटर, तो स्पीड निकल गई। 2 सेकंड पे अगर 2 डिस्टेंस है तो इसका मतलब स्पीड 2 आई। इस तरीके से डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ बन जाता है। तो ये आपके बीच ग्राफ आ गया डिस्टेंस और टाइम के बीच। तो आप देखिए अच्छे से, डिस्टेंस को कहां लिया मैंने वाई एक्सिस में, और टाइम को कहां लिया मैंने एक्स एक्सिस में। ठीक है बेटा, तो ये डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ आपके पास आ गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मान लीजिए ये तो हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ किया, और हमने आपको बता दिया कि ये जो लाइन है, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, OA लाइन। OA लाइन क्या रिप्रेजेंट, OA लाइन रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ पार्टिकल। ठीक है बेटा, तो अब मैं जरा थोड़ा सा इसको मिटा दूं, तो इस ग्राफ से क्या मैं स्लोप निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। स्लोप कैसे निकाल सकता हूं, देखिए अगर कोई यहां पे एक्स एक्सिस में और यहां पे वाई एक्सिस में, और ये लाइन ऐसे है, तो आप देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, थीटा। कितना हो जाएगा, थीटा। और मैं ऐसे ड्रॉ करूं तो ये क्या आपके पास टाइम है बेटा, और ये क्या आपके पास डिस्टेंस है, क्योंकि ये क्या थे आपके पास डिस्टेंस ही है वाई एक्सिस में।
और अगर ये भी डिस्टेंस है तो ये भी आपके पास डिस्टेंस ही हो गई, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। तो अब आपने फॉर्मूला तो पढ़ा ही, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बिल्कुल पढ़ा। परपेंडिकुलर कितना आपके पास, परपेंडिकुलर आपके पास क्या डिस्टेंस, और बेस क्या आपके पास टाइम, और डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होती है स्पीड। तो यानी कि tan थीटा किसके इक्वल हो गई स्पीड के। इसका मतलब स्पीड को हम क्या बोलेंगे स्लोप, क्या बोलेंगे स्लोप। अब आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और चाहे बार बार सुनिएगा हेडफोन लगाकर, इसका मीनिंग ये हुआ अगर हम डिस्टेंस और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं, किसके बीच डिस्टेंस और टाइम के बीच, तो डिस्टेंस टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करने पर जो हमें स्लोप मिलेगा वो किसके इक्वल होगा स्पीड के, किसके इक्वल होगा स्पीड के। तो आपको समझ आया, जो मैंने आपको ग्राफ बनाया था डिस्टेंस टाइम के बीच जो स्लोप आएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा स्पीड को। तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इक्वल स्पीड। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ आया तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। न्यूमेरिकल देखिए क्या है, the speed of a car represented by a graph, represented by a graph as given following। ये आपके पास क्या टाइम सेकंड में, और आपके पास क्या डिस्टेंस मीटर में, और यहां पर आपको दे दिया ये कार है और ये एंगल कितना है 30 डिग्री। ये क्या स्पीड ऑफ कार, ठीक है। तो ये लिख दिया, तो बोलेगा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ कार। तो देखिए बहुत आराम से कर सकते हैं, सॉल्यूशन चलेगा। मैंने आपको क्या बताया था, ये क्वेश्चन में गिवन है, अगर आपको लिखा हुआ है कि डिस्टेंस टाइम के बीच 30 डिग्री स्लोप है, ये 30 डिग्री का स्लोप हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस, ये लिख दे, मैं इस पर लिखता हूं स्लोप इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट स्पीड। तो मैं क्या लिख सकता हूं, स्पीड इक्वल tan थीटा, स्पीड इक्वल tan थीटा, और tan थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan 30। तो स्पीड कितनी है, स्पीड ऑफ कार इक्वल 1030 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आंसर आ गया, आपके पास क्या आ गया आंसर। चलिए ऐसे मैं और भी कोशिश करूंगा, आगे चलते हैं।